राखी बनाने वाली गरीब सास बहू। मानवी और कंचन नाम की दो सास बहू का जोड़ा कूड़ेदान के किनारे बने फुटपाथ पर बैठा पड़ा था। तभी कूड़े से भरी गाड़ी आकर कूड़ेदान में ढेर भर जाती है, जिसे देख दोनों सास बहू झट से उठ खड़ी होती हैं। चलिए माँ जी, इंतजार खत्म हुआ। अब इस कूड़े के पहाड़ के बोझ में अपनी किस्मत को टटोलने का समय आ गया है। मानवी बहू, जब से हमारा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, कूड़े का ढेर ही तो हमारे पेट भरने का इकलौता आसरा है। आखिरकार इस कूड़े खत्ते में से ही तो हम सास बहू भंगार का सामान बटोरती हैं और उसे बेचकर अपने पेट भरने का बंदोबस्त करती हैं। ऐसा कहकर दोनों सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में कूद पड़ती हैं और लोहे, स्टील इत्यादि की छटाई करने में जुट जाती हैं। तभी मानवी के हाथों में एक राखी लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी, ये देखिए, इस कूड़े के ढेर में मुझे एक चमचमाती सुंदर राखी मिली। बहू, इस राखी और सावन की फुहार देखकर मुझे याद आया, राखी का त्योहार भी आने वाला है, मगर हम सास बहू के पल्ले तो इतने पैसे ही नहीं बचे कि अपने भाइयों के खातिर राखी भी खरीद सके। गरीबी की बेबसी से झुलस रही सास बहू बात बदल देती हैं। फिर कंचन हताश मन से अपने काम में लग जाती है। तभी कूड़े के ढेर से उसके हाथों में अनेकों रंग बिरंगे धागे आकर लिपट जाते हैं। बहू, ये देख जरा, मेरे हाथों में ये डोर कैसे उलझ गई। माँ जी, ये तो राखी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम की डोर है। माँ जी, इसके धागे के भीतर राखी के गोटे और मोती भी मिले हुए हैं। दोनों सास बहू को कूड़े में राखी बनाने का ढेरों सामान मिलता है, जिसे एकटक निहार कर वो कहती है, सासू माँ, राखी के त्योहार में अभी कुल मिलाकर महीने भर की देरी है। क्यों ना इन धागे और गोटों की सहायता से हम कुछ राखियां बनाकर बेचें। बात तो तूने बड़े ही पते की कही है बहू। कूड़े कचरे का निपटारा हम बाद में करेंगे, पहले राखियों की रचना करते हैं। दोनों सास बहू सच्ची लगन से फुटपाथ पर बैठकर राखियां बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो 1 दर्जन राखियां तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, हम सास बहू ने मिलकर क्या सुंदर राखियों की रचना की है, मगर इसे बेचेंगे कहाँ। माँ जी, किसी भी बाजार या दुकान में ये राखियां आसानी से बिक ही जाएंगी। शाम को बाजार लगने पर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर एक ठेले वाले के पास आकर कहती हैं, अरे सुनो भैया, ये राखियां खरीद लो और जो बन पड़ी दे दो। अरे राखियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं चुका पाऊंगा। इन 12 राखियों का 100 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारते हुए खुशी से बोल पड़ती हैं, हमें मंजूर है। इस तरह सास बहू बनाई हुई राखियों को बेचकर पैसे लेकर कहती हैं, रस्ते का माल सस्ते में बेच दिया। माँ जी, किसे पता था कि कूड़ेदान का कचरा हमारे इतने काम आएगा, उससे बनाई राखियों का दाम आएगा। अब से ये 100 की एक पत्ती राखी के आने तक हमें हजारों में पहुंचाना होगा। उस 100 रुपए से सास बहू राखी बनाने का सामान खरीद लाती हैं और इस बार पहली बार से कहीं ज्यादा राखियां बनाकर उन्हें बेचने दोबारा से बाजार पहुंच जाती हैं। अरे भैया, आज हम सास बहू और भी तरह तरह की सुंदर आकृतियों वाली राखियां बनाकर लाई हैं। अरे माफ करना बहन जी, मैं एक आम ठेले वाला हूँ, मेरे पास इतनी राखियों की बिक्री नहीं है, आप इसे कहीं और जाकर बेचिए। दोनों सास बहू निराशपूर्ण अपनी बनाई राखियों को लेकर वहां से चल देती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ती है, जहां वो दोनों जा पहुंचती हैं। कहिए, आप दोनों को क्या चाहिए? अरे भाई साहब, हम कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपनी राखियों को आपकी इस दुकान पर बेचने आए हैं। राखियों का त्योहार आने वाला है, ये रचनात्मक राखियां खरीद लीजिए। हाँ, माफ करना, मगर मेरी दुकान में पहले ही सैकड़ों तरह की राखियां मौजूद हैं, मैं और पैसे निवेश नहीं कर सकता। बदलते मौसम के मार को झेलकर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर अनेकों दुकानों पर भटकती हैं, मगर इस बार कोई भी उनकी बनाई राखियों को नहीं खरीदता। वो थक हार कर फुटपाथ पर आकर बैठ जाती हैं। लगता है बहू, हमारी राखियां ज्यादा लुभावनी नहीं, इसीलिए शायद राखी के बड़े व्यापारी हमारी बनाई राखियों को अपनी दुकान में शामिल नहीं करना चाहते। माँ जी, हमको अपने हाथ के हुनर पर शक करने की जरूरत नहीं और हम यूं हार नहीं मान सकते। हम इसी फुटपाथ पर बैठकर अपनी राखियां बेचेंगे।
सास बहू में जोर शोर से राखियों को बेचने की होड़ मच जाती है। रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां ले लो, पीली चमकीली राखियां ले लो, आओ आओ बहनों, आकर्षक रेशमी राखियां ले लो। तभी झुमरी नाम की एक औरत झूमते हुए उनकी राखियों को हाथ में उठाकर कहती है, हाय दैया, पिछले 2.75 घंटा से हम ऐसा ही तो राखी तलाश करत हैं। अरे हम अपना परिचय देवे तो भुलाए गए। हम हैं झुमरी फ्रॉम झुमरी तलैया। का भाव की पड़ी एक राखी? सभी राखियों का अलग अलग मूल्य है। आपको कौन सी राखी दूं? रेशमी राखी, चौरस पट्टी की राखी, पतली पट्टी की राखी? अरे हमको तो इस सारा राखी चाहिए। का है ना, हम जरा भरे पूरे परिवार से बिलोंग करत हैं। बिटिया, अगर सारी राखियां खरीदनी है तो थोक रेट के 500 में पड़ेंगी। ये 25 राखियां मेहनता जरा ज्यादा लगा है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे नहीं काकी, आप तो सबन जन से सस्ता राखी बेचत हो। बाकी राखी वालों ने तो कलाकार दाम रखा है राखियों का। इस तरह दूसरी बार बनाई हुई राखियों से दोनों सास बहू को 500 का पड़ता मिलता है, जिससे वो कूड़े के ढेर से उठकर एक किराए की खोली खरीद कर रहने लगती हैं। अब हर सवेरे सास बहू रंग बिरंगी राखियां बनाकर उन्हें गांव-गांव में घूमकर बेचने लगती हैं। एक शाम, बहू, यकीन ही नहीं पड़ रहा कि राखियों को बेचकर हमने 100 का एक पत्ता बटोरा था। आज वो एक पत्ता 5000 दमड़ी में बदल गया। माँ जी, हर एक दिन हमारी राखियों की मांग जो बढ़ती जा रही है। अभी भी राखी के त्योहार में पूरे 72 घंटों की भारी देरी है। क्यों ना हम इस पैसे से एक राखी की भारी दुकान खोलें। बहू, ये राखी का त्योहार तो अगले 3 दिनों के आखिर तक खत्म हो जाएगा, फिर क्या? माँ जी, ये मेरी दूर की सोच है। देखिए, अगले 3 दिनों तक राखियों की होड़ मची रहेगी, जिससे दुकान का किराया निकल जाएगा। और फिर राखी के त्योहार के जाने के बाद हम उस दुकान में दूसरे त्योहारों का साज सज्जा का सामान रखेंगे, जैसे 15 अगस्त पर पतंग की बिक्री, दिवाली पर दियों की बिक्री। अरे वाह बहू, तेरी सोच तो मेरी समझ से परे निकली। उसी रोज दोनों राखी की भारी दुकान खोलती हैं। हमने ये दुकान तो ले ली, मगर राखी के आने वाले अगले 2 दिनों तक हमें रच जगह करके राखियां बनानी पड़ेंगी और दिन में उनकी बिक्री करनी होगी। इससे हम इन राखियों से बहुत पैसे बटोर लेंगे। दोनों सास बहू एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात एक करके अनेकों आकार की राखियों की रचना करती हैं। माया नाम की एक लड़की वहां आके कहती है, अरे वाह, आपकी राखी की दुकान पर बड़े यूनिक राखियां हैं। मुझे मोर पंख वाली राखी चाहिए। ये लो मोर पंख वाली राखी, मगर इसका दाम जरा तेज है। प्राइस की परवाह मत कीजिए, मुझे तो इस राखी की बारीकियां भा गई। ये सारी मोर पंख राखी पैक कर दो। एक के बाद एक राखी खरीदने आई बहनों की बड़ी भीड़ सास बहू की राखी की दुकान पर जम जाती है। अगले 2 दिनों में उन्हें भारी मुनाफा हासिल होता है, जिससे वो एक बड़ा घर बार हासिल कर लेती हैं। माँ जी, हमारी राखी की दुकान की शुरुआती बोहनी भी इतनी भारी तौर से हुई थी, तभी हम फर्श से अर्श पर एक बार फिर लौट आए। हाँ बहू, राखियां बेचकर हम सास बहू के पास इतना पुख्ता पैसा जमा हो गया कि बड़े धूमधाम से हम बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। इस तरह अंत में राखी के रोज दोनों सास बहू बड़े ही आनंद से अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। जुलाई का मौसम बड़ा ही बेबाक सा था। कभी गर्मी इतनी कि रहा न जाए तो अगले ही पल बारिश इतनी कि सहा न जाए। गांव में बहुत दिन से बारिश हो रही थी। आज कम बारिश होने पर 2 औरतें नदी किनारे जब कपड़े धो रही थीं, तो उन्हें नदी में बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी आवाज तेजी से दोनों को सुनाई देती है। अरे जरा देखना, पानी में से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। क्या करेगी देखकर? कोई मछली होगी बड़ी वाली। ये बोलकर दोनों और करीब आती हैं कि पानी में से अचानक 3 डरावनी गर्भवती चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों डर कर चिल्लाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये कितना भयानक दृश्य है। भला ये पानी में से कैसे चुड़ैल बाहर आ रही हैं? इससे पहले हमारी जान चली जाए। भागो। कहाँ भाग कर जा रही हो तुम दोनों? हमसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छोड़ो छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। नहीं बच पाओगे तुम। दोनों भागने की कोशिश करती हैं कि तीनों चुड़ैलें उनके गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए पानी में ले जाकर बार बार डुबोती हैं। बिल्कुल नहीं बचोगी। तुम दोनों को भी तो पता चले कि डूब कर मरना क्या होता है।
छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमारा गला दब रहा है, हमें जाने दो, हमें क्यों मारना चाहते हो? बदला बदला लेंगे हम तुम गांव वालों से। तुम मतलबी निर्दयी लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हा हा हा। ये बोलते ही तीनों चुड़ैल उन्हें डुबाकर नदी में मार डालती हैं। वो दोनों कहाँ गायब हो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद दो आदमी उस नदी को नाव में बैठकर पार कर रहे थे कि वो तीनों गर्भवती चुड़ैलें कहती हैं, अरे हमारा शिकार हमारी ओर आ रहा है, मार डाले क्या? मारना तो पड़ेगा ही। तो चलो बाढ़ का सैलाब ले आए इनके लिए। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उस नदी में बवंडर लाती हैं। उसके बाद बाढ़ की एक तेज लहर उन दोनों आदमी की नाव के पास आती है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी कहते हैं, अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ, अरे बहुत तेजी से बाढ़ हमारी ओर आ रही है। नरेंद्र, नाव को जल्दी से भगाओ। हाँ, भगाता हूँ। दोनों डरकर नाव को तेजी से भगाते ही हैं कि बाढ़ का सैलाब उन्हें ले डूबता है, जिसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता। ये देखकर तीनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। इसी तरह एक एक करके सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाढ़ आएगी और सबको बहाकर ले जाएगी। आखिर ये तीनों गर्भवती चुड़ैलें कौन थीं और क्यों लोगों को बाढ़ में मारना चाहती थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीनों गर्भवती चुड़ैलें नदी किनारे आने वाले या नदी को पार करने वाले हर इंसान को उसी में डुबो कर मार देती थीं। गांव में अचानक से लोगों के गायब होने से आसपास के लोग घबरा जाते हैं। तभी केशव और सुजल रोते हुए कहते हैं, अरे कोई तो मेरे बच्चे की माँ को ढूंढ कर लाओ, अरे कोई तो मेरी आशा को ढूंढ कर लाओ, मेरा जीना दुश्वार हो रहा है उसके बिना। हाँ भाई साहब, मेरी भारती भी उसी दिन से गायब है, पता नहीं कपड़े धोने गई थी, कहाँ चली गई। मेरे पति भी कुछ दिनों से नहीं मिल रहे हैं। मुखिया जी, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आखिर ये गांव में क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं गांव के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा हूँ। रात के समय मुखिया को गांव वालों की बातों से नींद नहीं आती है। सुराग ढूंढने के लिए वो नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे तीन चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। मुखिया पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता है। आखिर ऐसे 2-4 लोगों को कब तक मारेंगे? मजा तो जब आएगा जब पूरे गांव में बाढ़ का सैलाब आएगा और ये सब के सब उसमें बह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अब हमें बिना देरी किए इन सब का काम तमाम कर देना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? कल ही गांव वालों के लिए आखिरी दिन होगा, उसके बाद इनका भी वही हश्र होगा। हे भगवान, ये तीनों चुड़ैलें कल गांव का विनाश करने वाली हैं। मुझे कुछ करना होगा। मुखिया सारी बात सुनकर दबे पांव तांत्रिक के पास जाकर उसे चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही बाढ़ से बचने के लिए गांव को आगाह कर देता है और नाव भी तैयार करा देता है। अगले दिन सुबह होती है। मुखिया सबसे गांव खाली करने को कहता है, जिस वजह से सब अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं। इतने में तीनों उड़ती हुई चुड़ैल आकर जोर जोर से हंसकर कहती हैं, आज इन सब गांव वालों का समय समाप्त हुआ। बाढ़ में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही तीनों चुड़ैलें अपनी शक्ति से नदी के पानी का इतना बड़ा बवंडर बनाती हैं कि वो तेजी से गांव की ओर बाढ़ बनकर आ जाता है। चलते फिरते लोग बाढ़ में बहकर हाहाकार मचाने लगते हैं। किसी की टोकरी बाढ़ में बहती है तो किसी की गाय भैंस बाढ़ में डूब जाती है। तभी तांत्रिक और मुखिया नाव में बैठकर उन चुड़ैलों के पास आते हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? तू कौन है जो लहराता हुआ इस बाढ़ में आ रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, कौन हो और क्या चाहती हो? अरे इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। नफरत होती है हम तीनों को तुम इंसानों की फितरत से। उस दिन हम तीनों बहनें बड़ी खुशी से इतने समय बाद अपने मायके जा रही थी, जिसके लिए हमें इसी बड़ी नदी को नाव में बैठकर तय करना था। नाव में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया था तो प्रीति कहती है, अरे भैया, इतनी देर हो गई, कब नदी पार होगी? जी टाइम लगेगा, आप चिंता मत करो। ठीक है भैया, ध्यान से चलाना। वो क्या है ना, हम तीनों बहनें एक साथ गर्भवती हैं, तो हम अपने मायके जा रही हैं। ठीक है बहन। अच्छा हुआ हम तीनों ने अपने पतियों को मना कर दिया। हम अकेले भी घर जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल,
तीनों बैठकर आराम से बातें कर ही रही थी कि अचानक से नदी में एक बहुत बड़ा तूफान के साथ बाढ़ आ जाती है और वो नाव के लोग उसमें समा जाते हैं। वहीं तीनों बहनें भी नाव से बाहर आ जाती हैं। किसी को तैरना नहीं आता और वो मदद की गुहार लगाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम तीनों को खतरा है, हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए कहीं। दीदी दीदी धैर्य बनाए रखो, कोई है हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। भाई साहब नाव वाले भैया हमें बचा लीजिए। तीनों लोगों से मदद की भीख मांगती हैं, लेकिन बाकी व्यक्ति तो बचकर चले जाते हैं। लेकिन इन तीनों गर्भवती बहनों की कोई मदद नहीं करता और इस तरह तीनों मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, अब हम इन सबको मार डालेंगे। यही बात अब इनकी मौत का कारण बनेगी। इसीलिए हम सबको मार डालेंगे आज। मूर्ख चुड़ैलो, अगर तुम सोच रही हो कि गांव के लोगों की जान लेकर तुम खुश रहोगी तो गलतफहमी से बाहर आओ, क्योंकि तुम तीनों के साथ तुम तीनों के बच्चे भी अकाल मृत्यु मरकर उनकी भी आत्मा भटक रही है। ये सब लोग तो मर जाएंगे, पर तुम्हारे बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। अगर तुम सच में अपने बच्चों की मुक्ति चाहती हो तो अपनी स्वयं इच्छा से इसी बाढ़ में मुक्त हो जाओ। और रही उस समय की बात, तो जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो बेहद ही गलत बात है। उन लोगों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाओ। आप सही कहते हैं, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं। माही श्वेता, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कृपा करके आप सभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया। कृपा करके आप सभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया। ये कहते ही तीनों स्वयं इच्छा से उसी बाढ़ में अंतर्ध्यान होकर मुक्त हो जाती हैं। अब शगुनी बहू। वीरपुर गांव में रहने वाली शारदा का इकलौता बेटा था मानव। शारदा की देवरानी थी शीला, जो बेहद ही रूढ़िवादी सोच की औरत थी। वो अपनी दबी कुचली सोच से अक्सर शारदा के कान भरने का काम करती थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज शारदा के बेटे मानव की सगाई भार्गवी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है कि एकाएक बिजली कट जाती है। इसी बीच शीला कटाक्ष बातों का कहर ढाती हुई कहती है, राम राम राम, ये कैसी अपशगुनी बहू तलाशी है आपने बड़ी पहुंचाई, जिसके काले कदमों से बैंकेट हॉल में बदहाली छा गई थी। इस बात पर शारदा शीला को टोकते हुए कहती है, ये कैसी बातें करती हो, शगुन अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। शारदा लीला की पुरानी सोच को साइड में रखकर सगाई की रस्मों को शुरू करती है, जिसके बाद अचानक शारदा के पति गजोधर को दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? गहरी सांस लीजिए। मौके का फायदा उठाकर शीला एक बार फिर मंथराई के मन से कहती है, दो ही पलों में दो बड़ी भारी दुर्घटनाएं। अरे ये अपशगुन नहीं तो और क्या है बड़ी भौजाई, मेरी बात मानो तो इसी पल ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे इस लड़की के नक्षत्र और इसकी दशा कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। शीला की भली बुरी बातें लक्ष्मी के भीतर सनसनी मचाकर रख देती हैं और वो मन में कहती है, हे ईश्वर, मेरे दामन पर लगा ये अपशगुन का दाग धो दे प्रभु, वरना। एकाएक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा गजोधर अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आसमान में रहने वाले ईश्वर ने लक्ष्मी के मन की मुराद सुनकर पूरा कर दिया हो। इस पर मानव लक्ष्मी का साथ देते हुए कहता है, क्यों शीला चाची, अब आपके पास कोई शब्द नहीं कहने को? ये शगुन अपशगुन जैसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर क्यों आप समाज में लड़कियों का जीना दुश्वार करती हैं? मानव के मुंह से इतना कुछ सुनकर सन की शीला पैर पटकते हुए वहां से 9-2-11 हो जाती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद मानव और लक्ष्मी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मानवी ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। लक्ष्मी बहू, चावल के कलश को अपने शुभ कदमों से बिखेर कर गृह प्रवेश करो। लक्ष्मी पांव आगे बढ़ाकर जैसे ही कलश को पैर लगाती है, दूर जाकर शारदा के सिर पर लग जाता है, जिसके साथ उसके सिर लहूलुहान हो जाता है। अही माँ! अरे रे रे, बेड़ा गर्क हो इस अपशगुनी का। अभी तो ससुराल में पाँव पड़े भी नहीं और बेचारी बड़ी भौजाई का कपार फोड़ दिया। शारदा पूरी तरह से शीला की बातों में आकर इस बार मानो घायल शेरनी बन जाती है और अपनी नई नवेली बहू को झड़पते हुए कहती है, अरे तेरी आंखें हैं कि बटन, मेरा खून बहाकर किस बात का बदला निकाला है तूने? सास का बदला स्वर बहू बनकर आई लक्ष्मी के मन में घर कर जाता है। फिर सभी औरतें भी उसे अपशगुनी होने के अलग अलग ताने देकर चलती बनती हैं। अगली सुबह मानव काम पर रवाना होने को रुख करता है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को शारदा के पास एक फोन कॉल आता है।
और बौखलाकर अपनी बहू पर बरसते हुए वो कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, अपशगुनी, कहाँ मर गई, नीचे आ। लक्ष्मी दौड़कर अपनी सास के पास आती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं? हरामजादी, जब से तेरे कदम घर में पड़े हैं एक न एक अपशगुन हुए जा रहा है। मेरा बेटा अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। शारदा बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है। तभी मानव बैसाखी के सहारे घर लौट कर आता है। माँ, अरे बाल छोड़िए लक्ष्मी के। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये सचमुच अपशगुनी है। जाने क्या सोचकर इसकी डायन माँ ने इस कुलक्षणी का नाम लक्ष्मी धरा। अरे ये मेरे घर को खा जाएगी, मैं इसे अपने घर की खुशियां खाने नहीं दूंगी। माँ, आप ये दकियानूसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मी हाथ जोड़कर रोती बिलखती हुई अपनी सास के कदमों में गिरकर कहती है, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। एक बेटी की डोली उसके मायके से उड़ती है, मगर उसकी अर्थी उसके ससुराल से। मुझे मार डालिए, मगर जाने को ना कहिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुझे इस घर में एक ही शर्त पर रहने दूंगी कि आज से तू मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बोल, मंजूर है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे ससुराल की चौखट लांघने को मत कहिए। शारदा पूरी तरह से शीला के बढ़ावे में आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी बहू अब और अपशगुनी जान पड़ती थी। बेटे और बहू के जाते ही शारदा खुद से कहती है, ससुराल का शासन किसे कहते हैं, ये मैं इस अपशगुनी को एहसास कराऊंगी। खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तड़के भोर शारदा जमीन पर सोई लक्ष्मी के मुंह पर एकदम ठंडा पानी उड़ेल कर लात लगाकर उठाती हुई कहती है, अरे ओ मनहूस कुलक्षणी बहू, चल सूर्योदय से पहले सारा काम निपटा दे, और याद रहे अपनी अपशगुनी सूरत घूंघट की आड़ से बाहर मत पड़ने दियो। लक्ष्मी ढहकती हुई कामकाज खत्म कर देती है और तभी गजोदर को खाते वक्त जोरदार बेचैनी होती है। शारदा, अरे शारदा। अजी, अजी क्या हो गया आपको? लक्ष्मी झटपट गजोदर की छाती पर हाथ धरकर कहती है, बाबूजी, लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे कुलक्षणी, तू अपनी ये मनहूस परछाई लेकर दूर हट मेरे पति से। थोड़ी देर में घर में डॉक्टर हाजिर होता है और गजोदर की जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, बाबूजी को क्या हुआ था? अरे अपशगुनी, तू हट परे। तेरी ही सूरत देखकर मेरे पति पर ग्रह का चक्र मंडराने लगा होगा। देखिए, इन्हें पैनिक अटैक आया था। वो तो शुक्र है कि सही समय पर आपकी इस बहू ने, जिसे आप अपशगुनी कह रही है, उन्होंने अगर इनके चेस्ट पेन पर अपना पैंतरा ना आजमाया होता तो शायद आज मिस्टर गजोदर आंखें मूंद चुके होते। डॉक्टर की बात शारदा की भटक खोलने ही वाला था कि शीला कहती है, अरे शारदा भौजाई, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी चोचलेबाजी करते हैं। ये क्या ग्रहों की चाल और नक्षत्र के बारे में बताएंगे? याद नहीं, सगाई में रोशनी का बुझना, जेठ जी का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाना, और मानव बितवा का बैसाखी पकड़ना, और तो और आज ये किस्सा बहू रानी के अपशगुनी होने की बात को एकदम पुख्ता तौर से पूरा कर रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से टप टप आंसू बरस पड़ते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, बस चाची जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये चोचलेबाजी, बहुत सहकर देख लिया, मगर मुझे अपशगुनी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। ब्याह के तुरंत बाद ही चाचा जी चले गए। मेरा तो सुहाग आबाद है और मैं कोई बांझ पखेरू भी नहीं, मगर आपने तो सब कुछ खो दिया है। और असल मायने में अपशगुनी कौन हुआ, मैं कि आप? ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई शीला आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाती है, तभी शारदा बीच में आकर कहती है, बहुत सही कह रही है शीला, दूसरों की बेटियों पर दोष लगाना बहुत आसान है। सोचो शीला, अगर यही अपशगुनी का बुरा बर्ताव तुम्हारी कोख से जन्मी बेटी के संग होता तो कितना कलेजा दुखता। मैंने तुम्हारी बहकी बातों में आकर इन दबी कुचली बातों पर भरोसा किया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। लक्ष्मी की बात न सिर्फ उसकी सास शारदा बल्कि सदियों पुरानी कुरीति में जकड़ी शीला को भी बदल कर रख देती है। उस रोज शीला जैसे ही अपनी सोच के साथ सदमे में साफ दिखाई पड़ रही थी और अंत के साथ शीला कहती है, बहू, मुझे माफ कर दी। पुरानी रीति में पढ़कर ये सब कुछ सोचना स्वाभाविक है, मगर आज समझ आया
ये शगुन अपशगुन की सोच, नजर और नजरिए की बात है। लक्ष्मी का एक कदम न सिर्फ उसे उसकी सही औकात दिखाता है, बल्कि आस पड़ोस को भी उनकी सोच सही करके रख देता है। जादुई लहंगा। धानी एक दर्जी थी जो अपने पिता महिपाल के साथ चौबेपुर गांव में रहती थी। लोगों के कपड़े इत्यादि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे गौरी उसके घर आकर कहती है, धानी, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है। इसका सुंदर सा लहंगा सिल दियो, जिसे पहनकर मेरी बिटिया के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत मुबारकबाद काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे जोड़े की सभी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कितनी तो बाल बच्चेदार भी हो चुकी है। अब परसों रोज पिंकी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ। ये बोलकर धानी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। धानी बिटिया, आजकल के दौड़ में ब्याह को लेकर 36 चौंचलेबाजियां हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। माँ बचपन में चल बसी, पिता भी निहत्था हो चुका है, ऊपर से तेरा ये पक्का रंग, और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा, चलती हूँ। देखा बाबा, बातों ही बातों में गौरी काकी भी मेरे काले रूप को लेकर ताना कस गई। धानी लहंगा सिलकर कहती है, जब पिंकी इस लाल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनेगी तो कितनी फबेगी। धानी उस लहंगे को तन से लगाए खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी वहाँ गौरी आधमकती हुई रोष में कहती है, अरे ओ काली कमली कुरूपा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को अपने भद्दे शरीर पर डालने की? तो जैसी बदसूरत भिखारन की औकात नहीं इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने चिथड़े ही तेरी असली औकात हैं। गौरी अपनी कटाक्ष कड़वी बातों से धानी के दिल को छलनी करके चल देती है। उस रात धानी रोते बिलखते हुए कहती है, हे सृष्टि के रचयिता, आखिर तूने मुझे ये काला रंग रूप देकर लोगों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनने को भेजा। क्यों हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी की दुल्हन बने, मगर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये मैला कुचला रूप अड़चन बने बैठा है। उसके रोने की सिसकियां बिछौने पर आंख मूंदे पड़े महिपाल के कानों में पड़ते ही वो उठकर कहता है, बेटी, आज के घोर कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और दमड़ी की धौंस है। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। पिता होने के नाते महिपाल बेटी के ब्याह की खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी भरसक कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक भोर उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। धानी हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती। ये है मेरी बेटी धानी। उसका बदसूरत रूप देखकर विमला झटपट उठ खड़ी होकर कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। कहाँ मेरा बेटा मैदे जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयला खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और ताने कसेंगे, सो अलग। जय राम जी की। भगवान की खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मगर इस शादी में हमारी कुछ मांगे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। इस ब्याह के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए कैश, घर का साथ सामान और एक 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। सौदा मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ। मुझे सब कुछ मंजूर है। पिताजी, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए। गुजरते समय के साथ ब्याह का पड़ाव पास आने लगता है। कल ब्याह का दिन है और अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह की सांझ गांव की औरतें सज धज कर सभी उसके कमरे में दस्तक देती हैं, जहां वो एक बेहद पुरानी साड़ी में सजी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न साज न श्रृंगार। ब्याह के खातिर एक लहंगा भी नहीं सिलवाया क्या? किस गोदड़ी के भीतर से खोज निकाला है ये फटीचर साड़ी? एक तो तू काली सूरत, ऊपर से ये कत्थई रंग की भद्दी साड़ी। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपना रास्ते नाप लेती हैं। धानी झटपट से मशीन पर बैठकर बचे खुचे कुतरन के टुकड़ों को जोड़कर एक लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। मगर अपने लहंगे को देख धानी निराश मन से रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल का हाल समझ सके। मेरे पास एक ढंग का लहंगा तक नहीं, न लड़के वालों की मांग पूरी करने की खातिर एक खोटा सिक्का। एक दुल्हन की शादी
लहंगे के बिना अधूरी होती है। धानी अपने लहंगे को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आंसू की कुछ बूंदें लहंगे पर पड़ते ही उसका लहंगा चमचमाते हुए जादुई लहंगे में बदल जाता है। मेरे तन पर फीका उदास लहंगा था, फिर ये चमचमाते लहंगे में कैसे बदल गया? धानी अपनी जादुई लहंगे को देखकर फूले नहीं समाती और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बेहद खूबसूरत है, मगर ये लहंगा भी मेरे काले भद्दे रूप की छवि को खुद में नहीं समा पा रहा। काश कि मेरा रूप भी इस लहंगे जितना अद्भुत होता। धानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के भीतर से एक रोशनी उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है, जिसके बाद उसकी कुरूपता जन्मजात बच्चे सी कोमल और सुंदर हो जाती है। क्या ये मेरा ही रूप है? मैं इतनी सुंदर कैसे हुई? एकाएक धानी की नजर जादुई लहंगे पर आ रुकती है। इस लहंगे की चमक और जादुई काम इसको सजीव बना रहा है। क्या मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? धानी जादुई लहंगे से मांग करती हुई उसे एक टक निहारने लगती है। ए मेरी जादुई लहंगी, क्या तुम मुझे श्रृंगार का साथ सामान दे सकती हो? अगले ही पल धानी के आईना श्रृंगार के सामान से भर जाता है। तभी अंत में वहाँ महिपाल आता है। क्या बात है पिताजी, आपका मन इतना बोझिल क्यों दिखाई पड़ रहा है? मैंने सरपंच से लेकर सभी ऊंचे जमींदारों तक का दरवाजा खटखटाया बेटा, मगर कहीं से भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। डर है कि आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। पिताजी, बारात के आने का वक्त है, उनकी सारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मगर बारात में कुछ ही पल की देरी है। ये मेरी जादुई लहंगे, मुझे तुमसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। दुल्हन के लिबास में बदली धानी का जादुई लहंगा उत्कर्ष प्रकट करता है। लहंगे के क्यारियों में लगे गोटों के भीतर से अनेकों हीरे झड़ने लगते हैं, जिसे देख महिपाल स्तब्ध रह जाता है। धानी उन हीरों को चुनकर अपने पिता को थमाते हुए कहती है, पिताजी, इन सभी हीरो को ले जाकर जौहरी के हाथों सौदा कराइए। जादुई लहंगे के हीरो को बेचकर। धन्य भाग्य है मेरे, जो तुझ जैसी बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिला मुझको। आज तूने इस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। दोनों बाप बेटी प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे कि तभी शहनाइयों की गूंज पूरे गांव में मचने के साथ बारात उनके चौखट पर दस्तक देती है। पूरे गांव की नजर धानी के लहंगे और उस पर ही टिकी हुई थी। ये एकाएक अमावस की काली अंधेरी बेला पूनम के चांद में कैसे ढल गई? मेरी नजर तो दहेज की सामान पर ही गड़ी है। जरूर महिपाल ने अच्छा माल पानी दबाया हुआ था, तभी तो इतने धूमधाम से ब्याह रचावत है बिटिया का। धानी का ये लहंगा एकदम जिन्न के जादू जैसा लग रहा है। कितनी चमक दमक है उसके लहंगे में, देखकर जी मचल रहा है मेरा। ऐसा भी कौन सा उठन का रंग चढ़ गया है मेरी बहुरानी पर, जो इसका चाय पत्ती जैसा काला रूप एकाएक दूधिया रंग में बदल गया और हमारी मांग से बढ़ चढ़ कर सामान भी मिल रहा है। लल्ला, कहीं ये बाप बेटी जादूगर तो नहीं? माँ, तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? ब्याह में शामिल सभी अतिथि अपने अलग अलग राय को जाहिर कर रहे थे और मंडप के बीच घूंघट में बैठी धानी अंत में कहती है, शुक्रिया मेरी जादुई लहंगी, तुम्हारे चमत्कार से ही मेरा रूप निखरा सवरा है। आज मेरे ब्याह और बारात के सपने को साकार करने का श्रेय मैं केवल तुम्हें देती हूँ। तो दोस्तों, जादुई लहंगी की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। बहरी बहू। सुनीता अपनी माँ राधा और अपने पिता नरेश के साथ रहा करती थी। सुनीता लगभग 15 साल की थी। उसके आसपास कोई भी फोन यूज करता तो सुनीता की नजर उस पर पहुंच जाती और वो उस इंसान को बहुत ही गौर से देखा करती। ऐसे ही एक बार की बात है, सुनीता की दोस्त नैन्सी आती है। सुनीता नैन्सी के हाथ में एक बड़ा सा स्मार्टफोन देख लेती है, जिसके बाद सुनीता को भी फोन चलाने की चाह जाग जाती है और वो अपनी दोस्त नैन्सी से बोलती है, अरे नैन्सी, तुम्हारे हाथ में तो ये फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकती हो? अरे हाँ सुनीता, बिल्कुल देखो, ये फोन मेरे पापा अमेरिका से लेकर आए हैं। ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर सुनीता नैन्सी से उसका फोन ले लेती है और चलाने लगती है और वो खुशी से बोलती है, यार तेरा फोन तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि ये फोन मैं ही रख लूं अपने पास। जब तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो तू अपने पिता को बोल कि वो तुझे फोन दिला देंगे।
हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं आज ही जाकर अपने पिताजी से फोन के बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर सुनीता अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के सामने फोन की जिद करने लग गई। लेकिन उसकी माँ उसे फोन दिलाने से मना कर देती है और बोलती है, सुनीता, अभी तुम छोटी हो, तुम एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन दिला दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मतलब कि अभी। सुनीता की जिद देखकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राधा उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको अपने कमरे में जाने को बोलती है। सुनीता पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब सुनीता के पिता नरेश घर आते हैं, तब सुनीता अपने पिता के सामने फोन की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन नरेश ने भी उसको फोन दिलाने से मना कर दिया और उसको समझाते हुए कहा, बेटा सुनीता, तुम अभी छोटी बच्ची हो, अगर तुम फोन ले लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई पर गलत असर पड़ जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई नालायक कहकर बुलाए? नहीं पिताजी, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे देखे तो एक इज्जत भरी नजरों से देखे, ना कि कोई मुझे नालायक कहे। नरेश सुनीता को गले लगाता है और उसे अपने पास सुला लेता है। ऐसे ही अब समय बीतने लगा और देखते ही देखते अब 5 साल गुजर गए। सुनीता को अब नरेश ने एक अच्छा सा स्मार्टफोन दे दिया, लेकिन सुनीता को एक बहुत ही गंदी आदत लग चुकी थी। फोन आने के बाद ही वो अपने कानों में लीड लगाकर रखा करती। खाते वक्त, नहाते वक्त हर एक जगह लीड लगाकर ही रखती। सुनीता 20 साल की हो चुकी थी। सुनीता शादी के लायक हो गई थी। ये देख राधा अपने पति नरेश को बोलती है, नरेश जी, हमारी लड़की अब बड़ी हो गई है, हमें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। राधा, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए कल ही रिश्ता देखने के लिए जाऊंगा। इतना कहकर नरेश और राधा खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह नरेश अपनी बेटी सुनीता के लिए रिश्ता ढूंढ के आ जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आता है, तब अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाते हुए बोलता है, राधा, मैंने हमारी लड़की के लिए एक रिश्ता देखा है, वो काफी अच्छी फैमिली है। अगर हमारी बेटी सुनीता वहां पर रहेगी तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। अरे वाह, आपने हमारी सुनीता का रिश्ता पक्का कर दिया। और ये बात तो सुनीता को पता ही नहीं है। ये चीज तो हमारी बेटी सुनीता को भी पता होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। सुनीता, अरे सुनीता बेटा, नीचे तो आ जरा। राधा की आवाज सुनकर सुनीता नीचे आती है और बोलती है, क्या हो गया माँ? राधा अब उसको सारी बात बता देती है और अगले 1 हफ्ते के बाद सुनीता की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है। सुनीता की शादी तो हो गई, लेकिन उसकी ये गंदी आदत आज तक नहीं छूटी। खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, यहाँ तक के कपड़े धोने के समय भी ईयरफोन लगाकर रखा करती। ये सब देखकर उसके ससुराल वाले भी बहुत परेशान हो गए। एक दिन की बात है, सुनीता की सास मीना बाजार जा रही थी। बाजार जाते वक्त मीना अपनी बहू सुनीता को आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, सुन नहीं रही है क्या? मीना सुनीता को आवाज लगाती रहती है, लेकिन सुनीता नहीं सुनती और गुस्से में मीना पैर पटकते हुए सुनीता के कमरे में जाती है और उसका फोन खींचकर फेंक देती है और उसे चिल्लाकर बोलती है, अरे करम जली कहीं की, तू तो सच में बहरी है। पता नहीं मैंने किस बहरी से अपने बेटे की शादी करवा दी। मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। मम्मी जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मैंने क्या किया है? तूने हम सभी की नाक में दम कर रखा है। तुझे मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सुनी। सुनीता किसी को कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद वो अपने कानों में एक बार फिर ईयरफोन लगा लेती है और चुपचाप लेटकर गाने सुनने लगती है। ये देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वहां से वो गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और एक दिन हर रोज की तरह सुनीता गाने सुन रही थी। साथ ही उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था कि तभी उसके ईयरफोन में एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है कि तभी वैभव और मीना दोनों ही भागे भागे सुनीता के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सुनीता एक जगह बेहोश पड़ी हुई है और उसके कानों से खून निकल रहा है। ये सब देखकर वैभव बहुत डर जाता है और वो तुरंत अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। बहुत समय तक सुनीता का इलाज चल रहा था।
कि तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और वैभव से बोलता है, मिस्टर वैभव, आपकी पत्नी घायल है, जिस वजह से अब वो सुन नहीं सकती। डॉक्टर की ये बात सुनकर वैभव को मानो एक झटका लग जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है, लेकिन उसमें काफी समय लग जाएगा। आप इन्हें टाइम टू टाइम हॉस्पिटल लेकर आया करिए। वैभव डॉक्टर की बात से सहमत होता है और वो अपनी पत्नी सुनीता को अब डॉक्टर के पास ले जाया करता और इस तरह वो उसका इलाज करवाता। ये देखकर सुनीता को अब बहुत ही दुख होता है और अब उसे समझ आ जाता है कि हर समय ईयरफोन लगाकर रखना कितना हानिकारक है। इससे उसकी सुनने की क्षमता भी चली गई। वो वैभव से माफी मांगती है और वैभव उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं।